ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रजब तैयब अर्दगान, तुर्की के 100 साल पुराने इतिहास में शायद रजब तैयब अर्दगान ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। 11वीं बार वो देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपोजिशन की एकता को तोड़ दिया है और अर्दगान में सिर्फ अपोजिशन ही नहीं हराया बल्कि दुनिया के उन देशों को भी बहुत बड़ी शिकस्त दी है जिन्होंने तुर्की के वजूद को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पर रजब तैयब अर्दगान ने बहुत सूझबूझ और तजुर्बे के दम पर तुर्की में दोबारा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। दुनिया के बड़े बड़े देश तुर्की के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश महज 100 साल पुराने तुर्की के खिलाफ क्यों नजर आ रहे हैं। तुर्की को अभी हाल में 100 साल पूरे हुए, पर तुर्की के खिलाफ पश्चिमी देश काफ़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन अब तुर्की में अपोजिशन की हार के साथ उनकी भी हार मानी जा रही है। चंद साल पहले तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश भी हो चुकी है, जिसे वहाँ तुर्क आवाम ने नाकाम कर दिया। एक छोटे देश को कम आंकना शायद इस दुनिया के इतिहास की तौहीन होगी, पर दुनिया के इतिहास को मात देने में तुर्की ही सबसे आगे नजर आता है। तुर्की अपने आप में ही एक इतिहास है। तुर्की की सरजमीन पर रहने वाली तुर्क ऐसी कौम है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तुर्क एक ऐसी कौम है जिसने दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को चुनौती दी है, जिसने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, जिसकी तारीख में ऐसे ऐसे जंग नजर आते हैं जिसको सुनकर अक्ल हैरान हो जाती है। तुर्की की तारीख में एक से बढ़कर एक फातेह नजर आते हैं, एक से बढ़कर एक फातेहीन नजर आते हैं, एक से बढ़कर एक सिपह सालार नजर आते हैं, एक से बढ़कर एक खुलफा नजर आते हैं। तुर्की के इतिहास में झांकने का मतलब ही है पश्चिमी देशों के राज से पर्दा हटाना। दरअसल तुर्की का इतिहास महज 100 साल पुराना नहीं है। आज जिस जगह पर तुर्की आबाद है, तुर्क सुल्तानों का मरकज हुआ करती थी। तुर्की के इन्हीं वीरान जंगलों में पीरों और फकीरों का गढ़ हुआ करता था। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों पर सूफिया का मरकज हुआ करता था, जिन्होंने अपने मुरीदों को ज़मीन से उठाकर बादशाहत के तख्त के काबिल बनाया, जिन्होंने दरिया की लहरों को चीर दिया, जिन्होंने दरिया ही नहीं बल्कि रेत में भी अपने जंगी जहाज़ को दौड़ा दिया, जिन्होंने रोमन एम्पायर को धूल में मिला दिया, जिन्होंने बाजेंटाइन एम्पायर का होलिया बदल दिया, जिन्होंने मंगोलों का सफाया कर दिया, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को कायम किया, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, जिसे दौलतुल उस्मानिया कहते हैं, जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। इसी खिलाफत उस्मानिया ने कई 100 साल तक अरब, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर राज किया। इब्नुल अरबी के शागिर्दों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अरब के बड़े बड़े देश तुर्क एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें आज दुनिया खाड़ी देश कहती है, जिन्हें आज दुनिया अरब देशों के तौर पर जानती है। खिलाफत उस्मानिया को पश्चिमी देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कई हिस्सों में तोड़ दिया। 100 साल पहले खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर बड़े बड़े देश अपने वजूद में आए, लेकिन उनको पश्चिमी परस्त माना गया। पर तुर्की लगातार अपने वजूद को फिर से कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान इस्लामिक नज़रिया रखते हैं और उनकी मंशा तुर्की को एक ताकतवर इस्लामिक देश बनाने की है। हालांकि तुर्की अभी भी इस्लामिक देश है, पर इस्लामिक देश होने के बाद भी तुर्की सेकुलर है, जहां गैर मुसलमान भी रहते हैं। पर तुर्की अपने उसी रंग रूप को वापस हासिल करना चाहता है जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। तुर्की ने हाल के चंद सालों के दौरान तुर्की की नई नस्लों को उनके इतिहास को पढ़ाना शुरू कर दिया। नई तकनीक के जरिए तुर्की ने टीवी सीरियल और फिल्मों के जरिए अपने लोगों को तुर्की के इतिहास को बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज तुर्की की नई नस्ल अपने वजूद को पहचान रही है। वरना सोचिए, जिन पश्चिमी देशों ने तुर्की के वजूद को ख़त्म करने के लिए मस्जिदों में अरबी अजान और अरबी नमाज पढ़ाना बैन कर दिया, आज उन्हीं तुर्की के लोगों को उनका इतिहास बताया जा रहा है। पर तुर्की के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना नज़र आ रहा है। तुर्की में अर्दगान की जीत ने पश्चिम के मुंह पर तमाचा जड़ा, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। लेकिन अर्दगान अपने मंसूबे में कामयाब होंगे या नहीं, इस बारे में कुछ भी गारंटी के साथ दावा करना बहुत मुश्किल है। आखिर कैसे फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बने रजब तैयब अर्दगान? आखिर कैसे खिलाफत उस्मानिया बनना चाहते हैं? आखिर कैसे खिलाफत उस्मानिया बनाना चाहते हैं अर्दगान? आखिर कैसे पश्चिमी देशों को अर्दगान ने दिया जोरदार झटका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ।
तुर्की राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर रजब तैयब अर्दगान की जीत हुई है। वो अगले 5 सालों के लिए तुर्की के राष्ट्रपति बन गए हैं। अर्दगान 2 दशक से तुर्की की सत्ता पर काबिज है, फिर भी तुर्की में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अर्दगान ने ऐसे वक्त में चुनाव जीता जब उनकी तुर्की में बढ़ती महंगाई उनके लिए चैलेंज बन चुकी है। इसी साल 2 खतरनाक भूकंप ने तुर्की की कमर तोड़ कर रख दी है। हजारों लोगों की मौतें हुई और 10 से ज्यादा राज्यों में इमारतें जमींदोज हो गई। लेकिन अर्दगान की मकबूलियत के पीछे कई वजह है, जिनमें से एक वजह है पश्चिम से टकराव। अर्दगान पश्चिम के विरोधी माने जाते हैं। इस बार जीत के बाद उनके भाषण में पश्चिमी देश और पश्चिमी देशों की मीडिया निशाने पर रही। अंकारा में राष्ट्रपति भवन के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की के 8.5 करोड़ लोगों की जीत हुई है और पश्चिम का प्रोपेगेंडा हार गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम की मीडिया ने उन्हें हराने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। तुर्की की नई विदेश नीति पश्चिम विरोधी है। अर्दगान ने साल 2015 के बाद से पश्चिम विरोधी नीति को अपनाया। तुर्की में इससे पहले सरकारों ने पश्चिम परस्त और पिच लग्गू माने जाते थे। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भी अर्दगान और उनकी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि पश्चिम की मीडिया ने अपनी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने इस मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया को लताड़ते हुए कहा था कि देश के खिलाफ किसी भी दखल को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी घरेलू राजनीति को वो अखबार नहीं चला सकते जो ग्लोबल पावर के लिए एक टूल की तरह काम करते हैं। अर्दगान की पश्चिम को लताड़ने की इस नीति ने मतदाताओं को आकर्षित किया। अर्दगान ने नाटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की को पश्चिम का पिछलग्गू नहीं बनने दिया। अर्दगान ने सत्ता में आने के बाद से ही तुर्की की विदेश नीति में बदलाव करना शुरू किया और 2015 के आते आते उनकी नीति पश्चिम विरोधी हो गई। कई पश्चिमी देशों से इस्लाम के मुद्दे को लेकर तुर्की के ताल्लुकात बहुत ही तल्ख रहे हैं। फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों पर वो इस्लाम विरोधी होने का इल्जाम लगाते रहे। साल 2020 में फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात बहुत नाजुक दौर में पहुंच गए थे। स्वीडन में भी कुरान के पन्ने जलाए जाने पर अर्दगान ने बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वीडन कोशिश में है कि वो नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन अर्दगान ने काफ़ी एतराज़ किया और नाटो में शामिल नहीं होने दिया। नाटो का खास सदस्य देश होने के बाद भी तुर्की ने खुद को रूस यूक्रेन युद्ध में एक मीडिएटर के तौर पर पेश किया। अर्दगान की इस कूटनीति से यूरोप और उसके सहयोगी देश चिढ़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में अर्दगान का विपक्षी खेमा पश्चिम परस्त विदेशी नीति की बात कर रहे हैं। साल 1920 में स्थापना के बाद से तुर्की ने एक सेकुलर पॉलिसी का पालन किया। इस वक्त अर्दगान पूरी दुनिया के मुसलमानों के हीरो के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। अर्दगान साल 2003 में ही तुर्की की सत्ता पर काबिज है। उन्होंने तुर्की में इस्लामिक परंपरा को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर दिया। इस्लाम में सूद ब्याज को हराम माना जाता है, जिसकी वजह से अर्दगान ने ब्याज दरों को बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने तुर्की को एक इस्लामिक देश बनाने पर जोर दिया। उनकी इन नीतियों को एक मुस्लिम बहुल देश में बहुत पसंद किया गया और इसी वजह से राष्ट्रपति चुनावों में लगातार जीत मिल रही है। अर्दगान के विरोध उम्मीदवार कमाल ने कहा था कि वो अगर सत्ता में आए तो देश में लोकतंत्र को वापस लाएंगे और तुर्की इस्लामवादी नीति नहीं बल्कि उदारवादी नीति अपनाएगा। लेकिन शायद तुर्क आवाम बदल रही है। शायद अब तुर्की के लोग पश्चिम के विरोधी होते जा रहे हैं। तुर्की में वापस अर्दगान की सरकार आने का मतलब ही है कि वो तुर्की को इस्लाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि 2016 में तख्ता पलट की कोशिश हो चुकी है, जिसमें तुर्की की आवाम ने कुचल दिया। उस वक्त सैनिकों के टैंक के सामने तुर्क नौजवान अपना सीना तानकर खड़े हो गए थे। माना जाता है कि इस तख्ता पलट के पीछे भी पश्चिम की साजिश थी, पर तुर्क आवाम को अर्दगान की पश्चिम विरोधी पॉलिसी शायद ज़्यादा पसंद आ रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नदीम गुल्लानी ने भी क्या खूब फरमाया है, तो जिसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारी वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।